हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी विद लर्निंग एंड दिस इज प्रियांशु। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम जून के अंदर है। 9, 10 और 11 जून को है और हमारे पास लगभग 2 मंथ का समय है। तो जैसे कि आपको पता है, आरडब्ल्यू के चैनल पे यूपी पुलिस कांस्टेबल जीत सीरीज के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो मैं क्या करवाने जा रहा हूं, मैं आपको बता दूं। आज से हम इसमें रिवीजन के तौर पे डेली 20 से 25 मिनट में प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया करेंगे। आपको पता है, आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है का रिवीजन है। और जैसे जैसे सर कराते जाएंगे आरडब्ल्यू पे, वैसे वैसे हम अपने प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते जाएंगे। आपको पता होगा, सर की 1.5 घंटे की क्लास है। अब आपको रिवीजन के लिए दोबारा 1.5 घंटे की देखने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आपको ऐसे ही सेम सर की तरह तो मैं कर नहीं सकता, बिल्कुल समझा नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आपका एक बेस्ट रिवीजन करवा सकूं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, श्री नंदलाल बोस। श्री नंदलाल बोस जी थे जिन्होंने जो संविधान का पृष्ठ किनारे है उनको सजाया था। अब मैं आपको फटाफट फास्ट रिवीजन करवा रहा हूं, तो मैं सिर्फ फास्ट रिवीजन के तरीके से लेके चलूंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे जो मेन मेन जो पॉइंट लिखवा रखे हैं सर ने, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर जब संविधान की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तब स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। इसके बाद बात करें, जो संविधान लिखने का काम किया है वो सुलेखन यानी कि जिसने लिखा है वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को लिखने का काम किया था। और अगर आपसे पूछ ले हिंदी में इसका ट्रांसलेट किसने किया था, जो हमारा मेन संविधान है वो अंग्रेजी में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और जो हिंदी में है इसको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया था? तो बसंत कृष्ण वेद ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था। अब 13 दिसंबर 1940 को संविधान की तीसरी बैठक होती है और इसमें ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था। मतलब जो संविधान की प्रस्तावना जो अभी हमारी है, तो वो उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था, तो 13 दिसंबर 1940 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? देखो, इसकी एक ट्रिक बताई थी सर ने, एटीएम एटीएम यानी कि एटीएम, एम को 2 बार लिखना है। ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा टी से त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मिजोरम और एम से हो जाएगा मेघालय। इसमें सर ने बताया था कि मणिपुर को आपको शामिल नहीं करना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड इसमें शामिल नहीं है। अनुसूची के बारे में बात करें, देखो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हो जाएंगे, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते हो जाएंगे, तीसरी अनुसूची में शपथ हो जाएगी, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, पांचवी जो सूची है उसमें क्या हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का प्रशासन इसमें हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं स्पीड अपनी थोड़ी इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारा एक फास्ट रिवीजन होने वाला है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो आपको पता है हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। उस हिंदू सभ्यता से ये स्वास्तिक चिन्ह हमको देखने को मिलता है। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति नाथ की और मातृ देवी की पूजा करते थे। उनका व्यवसाय कृषि था और व्यापार था। आयात और निर्यात दोनों किया करते थे। सिंधु सभ्यता प्राचीन नगर, सिंधु सभ्यता का प्राचीन नगर कौन सा? तो भेलडाना, ये हरियाणा के अंदर है, इनका सबसे प्राचीन नगर था। और जो सिंधु सभ्यता थी उसका आकार कैसा था? उसका आकार त्रिभुजाकार था। सबसे बड़ा नगर हो जाएगा राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के अंदर है। क्षेत्रफल हो जाएगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सोम ऋग्वेद युग के नर देवता निम्नलिखित में से किसके देवता है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है, जो सोम थे ऋग्वेद युग के जो नर देवता थे, निम्नलिखित में से किसके देवता थे? तो आपको पता होगा पौधों के देवता थे। भाषा, देखो जो ऋग्वेदिक युग था उसमें जो भाषा थी संस्कृत भाषा थी। देवता जो थे इंद्र थे, इनकी 250 बार चर्चा हुई है। पशु, जो मेन पशु था वो घोड़ा था। और मेन नदी कौन सी थी? वो सरस्वती नदी थी, जो अब वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। अगर
आमुजा, हमेशा कुंवारी रहने वाली लड़कियों को, जो लड़कियां होती थी, जो कन्या होती थी, उनको क्या कहते हैं, उन्हें आमुजा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सत्य में विजयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्य में विजयते ऑप्शन नंबर डी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय वाक्य के तौर पर कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। लोकप्रिय किसने किया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसको लोकप्रिय किया गया था। भारतीय दर्शन का आधार उपनिषद होते हैं, और उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी संख्या हो जाएगी 108। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, वैदिक काल में, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रही शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चावल का। अंधिनीय का किसके लिए हो जाता है यूज? तो ये गाय के लिए यूज होता। उर्वरा का कृषि भूमि के लिए, और दुहिता का पुत्री के लिए यूज होता था। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो इसमें चौथा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा गोवा। ठीक है, राज्य आपको पता है 28 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश 8 हो जाएंगे। पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, पश्चिमी राज्य गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसकी देखो सर ने एक ट्रिक बताई थी, मित्र पर गमछा झार, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन के अनुसार देखें तो राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम तीनों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। देखो जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में है, और भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और सबसे ज्यादा भारत में मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, सबसे कम कहां से? राजस्थान से। देखो ये दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा की कहां पे? तो मध्य प्रदेश में। सबसे कम लंबाई तो राजस्थान में हो जाएगी। और बात करें, ये मित्र पर गमछा झार, इन्होंने ट्रिक बताई थी कौन कौन से राज्य हो जाएंगे जहां से कर्क रेखा गुजरती है, देख लेंगे। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये राज्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? देखो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा हो जाएगी, जो कि 1914 में निर्धारित की गई थी। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य हो जाएगी। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर तो चला, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो आपको पता है जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में, यानी कि चीन की तरफ जो तिब्बत वाला हिस्सा है, मांजुली द्वीप जो सॉरी मांजुली द्वीप जो है ये कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाएगा, और शायद ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। सबसे बड़ा नदी द्वीप ये हो जाएगा। अब ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर हो जाएगी, मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है, जो कि तिब्बत के एरिया में आता है। तिब्बत में इसका नाम हो जाएगा यारलुंग सांगपो, अरुणाचल में इसका नाम हो जाएगा ध्यांग सियांग, और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाएगा जमुना। आप मेरे को कमेंट करके बताओ गंगा का बांग्लादेश में क्या नाम है, यानी कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाए क्वेश्चन नंबर 11, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिस फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेटा, इसका नाम कर दिया गया है, मेटा फेसबुक कर दिया। 2004 में फेसबुक की शुरुआत हुई थी, किसने करी थी? मार्क जुकरबर्ग ने इसकी शुरुआत की थी। यूट्यूब की शुरुआत 2005 में हुई थी, ट्विटर की शुरुआत 2006 में हुई थी, इंस्टाग्राम की 2010 में, व्हाट्सएप की 2009 में। इंपोर्टेंट ईयर्स हैं, आपको याद होने चाहिए, यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिर्जापुर को क्या कहते हैं? मिर्जापुर, भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है? मिर्जापुर को कहा जाता है। चीनी का कटोरा मुजफ्फरनगर को कहा जाता है, और ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। चूड़ी का शहर फिरोजाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जरा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अशोक। अशोक का जो वृक्ष है वो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष हो जाएगा। अब बात करें उत्तर प्रदेश की जो स्थापना दिवस है 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। पुनर्गठन कब होता है? 1 नवंबर 1950 का होता है। राजकीय जल जीव डॉल्फिन हो जाएगा। राजकीय पक्षी सारस हो जाएगा। राजकीय पशु बारहसिंगा हो जाएगा। राजकीय चिन्ह 1938 में 2 मछली 1 है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा था, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? तो उसके अंदर 2 मछली है, 1 तीर कमान है, और गंगा यमुना का संगम है। इसको 1938 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर 80.12% सर्वाधिक है? तो ये गौतम बुद्ध नगर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सबसे कम कहाँ हो जाएगी? श्रावस्ती में हो जाएगी। और भारत की जो साक्षरता दर है कितनी हो जाएगी? 74.04 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे ज्यादा कहाँ हो जाएगी? केरल में हो जाएगी। सबसे कम कहाँ हो जाएगी? बिहार में हो जाएगी। आप मेरे को कमेंट करके बताओ मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में
वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? देखो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर है वहां पे इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर इसमें 1090 हो जाएगा, पुलिस सेवा का 112 हो जाएगा, सीएम हेल्पलाइन 1076 हो जाएगा, साइबर क्राइम 1930 हो जाएगा, चाइल्ड हेल्पलाइन का 1098 हो जाएगा, एम्बुलेंस का 108 हो जाएगा, और 101 फायर ब्रिगेड का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? तो ये एनएसजी का हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। एनएसजी इनको ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। इनकी स्थापना 1984 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में इनका मुख्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद है? सॉरी सॉरी, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद? देखो जब सर ने क्वेश्चन कराया था तब भी बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। ये इन क्वेश्चनों को मौलिक अधिकार से रिलेट कर गए थे इस क्वेश्चन को। तो ये मौलिक अधिकार वाला क्वेश्चन नहीं है, ये मानव अधिकार का जो इंटरनेशनल लेवल पे बातचीत है उसके लिए घोषणा की गई थी, सार्वभौमिक घोषणा जो हुई थी उसमें पूछ रहा है कि कितने अनुच्छेद है, कितने अधिकार है। तो उसमें 30 अधिकार है, और इनको 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और बाकी इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है, इसमें 30 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना फाउंडेशन के प्रबंधक और प्रशासन की जिम्मेदारी इसकी किसकी होती है? यहाँ पे होता है किसकी होती है, तो ये कार्यकारी परिषद की होती है। देखो इसकी स्थापना राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? सॉरी कब हुई थी? 1992 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में, मंत्रालय गृह मंत्रालय, जो अध्यक्ष कौन है? गृह मंत्री इसके होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? चावल का पश्चिम बंगाल हो जाएगा। देखो सर ने बताया था आपको ये ऐसे याद करने है कि आपको पढ़ना है चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सरसों का बाजार का हो जाएगा राजस्थान, केले और प्याज का हो जाएगा महाराष्ट्र, मूंगफली और कपास का हो जाएगा गुजरात, कर्नाटक सॉरी कॉफी का हो जाएगा कर्नाटक, गेहूं का हो जाएगा यूपी, गन्ने का हो जाएगा यूपी, चाय का हो जाएगा असम, दाल का हो जाएगा एमपी, और सोयाबीन का भी कौन सा हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। आम का कौन हो जाएगा? आम का हो जाएगा, आम का प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के आ चुके हैं, विदेशी व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आ चुके हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों हो, निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो जनक है जे एमकिंस हो जाएंगे, और उद्देश्य इसका जन कल्याण के लिए जन कल्याण के साथ लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। अब जो अर्थव्यवस्था होती है वो 3 प्रकार की होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सरकार का नियंत्रण इस पे होता है समाजवादी पे, और जनक कौन है? कार्ल मार्क्स के जनक हो जाएंगे। और इनकी एक पुस्तक है दास कैपिटल, इनकी पुस्तक हो जाएगी। और एग्जाम्पल अगर जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण हो जाएगा रूस और चीन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा HVI सीड्स, यानी कि हाई हेल्ड वैरायटी बीज। अब बात करें इसमें जो अन्य अन्य नाम हो जाएगा जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी, इसका अन्य नाम हो जाएगा भारत में हरित क्रांति का। अब देखो नॉर्मन बोरलॉग जो मैक्सिको के रहने वाले थे, इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। 2024 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, और सबसे ज्यादा लाभ हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के लोगों को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा हो जाएगा, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो ईमेल का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। अब ईमेल के जो जनक है वो हो जाएंगे रे टॉमिल्सन, इसके जनक हो जाएंगे। प्रारूप 1970 में तैयार किया गया था, सबसे पहले भेजा गया था 1971 में। जीमेल पर मैसेज कितने लेट भेजा जा सकता है? देखो ये कह रहा है जीमेल पर जो मैक्सिमम कितना डाटा का मैसेज सॉरी जो फाइल है भेजी जा सकती है, तो इसमें 25 MB हो जाए। 25 MB से ज्यादा का भेजने के लिए आपको गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करना होता है। और भारत में ईमेल के जनक हो जाएंगे शिवा अरैया दुरैया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण इसमें से आप बता दो। इसमें ऑप्शन नंबर बी डेयरी जो हो जाएगी प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण। देखो पहले जो क्षेत्र हुए थे अर्थशास्त्र में 3 क्षेत्र हुआ करते, लेकिन अब 2 और को जोड़ दिया गया है। हालांकि अगर आपके एग्जाम में आया आप 3 लगाओ, अगर
जो मेन है वो तो तीन ही है, क्योंकि दो का भी कह नहीं सकते, एग्जाम में इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो प्राथमिक हो जाएगा खेती, पशुपालन, खनन आदि, मतलब जिसमें खेती से रिलेटेड जो होंगे, पशुपालन मतलब जो प्राइमरी होते हैं, मतलब जिनसे शुरुआत की होती है वो प्राथमिक आ जाएगी। द्वितीय में आ जाएगी सेवा आ जाएगी, उद्योगों का निर्माण करना वगैरह इसमें आ जाएगा, विनिर्माण आ जाएगा। तृतीय में सेवा क्षेत्र आ जाएगा। चौथा हो जाएगा ज्ञान एवं बौद्धिक क्षेत्र, और पांचवा हो जाएगा उच्च स्तर के निर्णय लेने वाली संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उसका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये यूएन का एक अंग है, यूएन के 6 अंग आपको बताए थे। और इसका जो ऑप्शन नंबर डी, द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। यूएन देखो इसमें 15 जज, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय इसमें 15 जज होते हैं, 9 साल का इनका कार्यकाल होता है। और इसका जो अध्यक्ष है इन 15 में से ही इसमें 15 जज होते हैं, उन 15 में से ही एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है, और उसका अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। और एक देश से केवल एक ही जज हो सकता है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र यूएन में कितने अंग है आपको बता दिए, 6 अंग है, और जो 5 अंग है उनका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में हो जाएगा। बात करें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, साहित्य में नोबेल प्राप्त करने, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर पहले थे, 1911 में इनको गीतांजलि श्री के लिए दिया गया था। इनकी जो गीतांजलि श्री लिखी गई थी मूल भाषा कौन सी थी, बंगाली थी, और ये पहले एशियाई भी थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है। दो यूरो की मुद्रा हो जाएगी। और जर्मनी की क्या होगी, जर्मनी की भी यूरो हो जाएगी, इटली की भी यूरो हो जाएगी, यूनान की भी यूरो हो जाएगी, स्पेन की यूरो, आयरलैंड की भी यूरो हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सर ने बताया था, लेकिन फिर सर ने इसको करेक्ट करवा दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, हेनरी बेकरल। बेकरल इन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय इनको दिया जाता है। अब जो मैडम क्यूरी थी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इन्हें दो विज्ञान में नोबेल प्राप्त है, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में भी और केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी इनको प्राप्त है। जो रदरफोर्ड है इन्होंने क्या किया था, प्रोटॉन की खोज की थी, आपको पता ही है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने E = mc² दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 जगह, भारतीय मुक्केबाजी MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या था। अनब्रेकेबल इनकी पुस्तक हो जाएगी। प्लेइंग टू विन किसकी, साइना नेहवाल की हो जाएगी। और इम्परफेक्ट किसकी, संजय माजरेकर की हो जाएगी। और नो होल्डिंग बैक किसकी हो जाएगी, माइकल होल्डिंग की पुस्तक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1894 में इसका गठन हुआ था। 23 जून 1894 में उसका गठन हुआ था, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक 1896 में होते, महिलाओं ने हिस्सा लिया था 1900 में, और भारत ने भी 1900 में ही हिस्सा लिया था, पेरिस में जो ओलंपिक हुए थे। 1940 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख इसके आरबीआई के गवर्नर थे। कब कब थे, जब 1940 का विमुद्रीकरण हुआ था। 3 बार अब तक विमुद्रीकरण हो चुका है, 1946 में, 1978 में और 2016 में। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे, और पहले भारतीय सीडी देशमुख थे। और स्वतंत्रता के बाद भी पहले भारतीय कौन थे, सीडी देशमुख ही थे। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का सामान्य पोर्टल है। तो जीएसटी का ऑप्शन नंबर ए, www.gst.gov.in इसका हो जाएगा। जीएसटी का मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। लागू 1 जुलाई 2017 से हुई थी। 101 संविधान संशोधन हुआ था। इसका संग्रहालय कहाँ हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा। जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। कनाडा मॉडल पर यह आधारित हो जाएगी, कहाँ पे, कनाडा मॉडल पर ये आधारित हो जाएगी। और ब्रांड एम्बेसडर इसके अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1974 में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है। तो कोणीय संवेग ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कोणीय संवेग या सदिश राशि हो जाएगी। बल क्या है, सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि है। वेग भी सदिश राशि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को, जो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। केंद्र क्या है, कोशिका का मस्तिष्क इसको कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा जो है, वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है, 32वां इसमें स्थान जो है। ये भी सर के द्वारा गलत करवा दिया गया था, लेकिन सर ने इसको बाद में करेक्ट करवाया था। तो इसका इसमें कौन सा स्थान है, भारत का 32वां स्थान है। किसमें, वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक में भारत का 32वां स्थान हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन ये आपको सर ने दिया था होमवर्क के लिए, देख लेंगे इसका आंसर। ने वर्ष 2026 को चार संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारगाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मंगोलिया। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, और मैंने काफी स्पीड से इसको खत्म करने की कोशिश की है। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो
तो प्लीज़ माफ़ करना, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी इस टॉपिक पे। अब डेली मैं आपको रिवीजन करवाया करूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।